अंदर छुप के बैठा है खोसा। साकिब निसार तो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ना। तहरीक इंसाफ की टिकटें ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया है। उसका बेटा तहरीक इंसाफ की एक टिकट का 1.25 करोड़ रुपया मांग रहा था। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। इमरान का लॉकडाउन जब नाकाम हुआ तो उसने कहा मारे के अफेक्टे मेरे पास दरखास्त लाओ, मैं अभी नवाज शरीफ को तुम्हारे सियासी रास्ते से हटाता हूं। उसने हटाया। हमारे लिए तो JIT बनी थी। व्हाट्सएप के हीरो से इनकी कोई खास मोहब्बत है। हीरा लेते भी है तो 5-5 कैरेट का लेते हैं। हमारे लिए तो व्हाट्सएप की जो हीरे थे वो भी यहाँ से चुने गए, व्हाट्सएप कॉल पे चुने गए। यहाँ से इजाजुल एहसन, ये सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इमरान खान के 60 बिलियन और तोशा खाना की चोरी को यहाँ से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। ये करप्ट नेक्सस का तहफ़्फ़ुज़ है। एक साइड पे इजाजुल एहसन बैठा है जिसकी करप्शन की दास्तानें पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। वो सामने कौन सा टावर है, सामने को देखना, मुड़ के जरा वो टावर देखो तुम्हारे पीछे है, ट्विन टावर। इजाजुल एहसन की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। और मुजाहिर अली नकवी जिसके खिलाफ गबन का करप्शन का रेफरेंस किया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे। सिर्फ इमरान खान करप्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, अपने करप्ट साथियों का, जजेस का भी तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। क्योंकि एक जज को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई खुलती है तो इनके नंबर कम हो जाते हैं। ये देखो, यहाँ से चोरों को, डाकुओं को सजा मिलनी थी, उमर अता बंदियाल साहब खुल के चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान में आपने देखा मेरे भाइयों, आज आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हो। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग निकले, पत्ता नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा, किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी ग्रीन बेल्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं चलाई, कोई रेंजर्स की गाड़ी नहीं चलाई। और इनके लाडले को, उमर अता बंदियाल साहब के लाडले को, जिसकी परवरिश अपनी गोद में बिठा कर की, जब 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ, पूरे इस्लामाबाद में आग लगा दी गई, तो उमर अता बंदियाल साहब अपनी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, हो सकता है इमरान खान ने आग ना लगाई हो सकता है आंसू गैस की वजह से, हवा के रुख की वजह से ग्रीन बेल्ट चल गई हो। तो मुझे बताओ, ये अभी भी मई का महीना है ना, आज ग्रीन बेल्ट में आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये कोई फॉरेन फंडेड फितने नहीं है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लॉन्च ने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों का इज्तिमा है। उसको कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, आंसू गैस की वजह से आग लग गई होगी। उस फितने को पालते रहे, पोसते रहे, बढ़ावा देते रहे, और क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की 75 साला तारीख में जो नुकसान हमारा दुश्मन नहीं कर सका, जो मजमूम हरकतें भारत नहीं कर सका, जो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी, जो कलअदम तंजीमें नहीं कर सकी, वो कुछ इनके पालतू इमरान खान ने करके दिखा दिया। उस फितने ने करके दिखा दिया जिसको आपने पाला था, जिसकी परवरिश उमर अता बंदियाल की गोद में बैठकर हुई है। और क्या हुआ?
پاکستان کی قوم کے دل پر حملہ ہوا، جب ساری ہماری دفاعی تنصیبات کو آگ لگا دی گئی، ریڈیو اسٹیشن کو جلا دیا گیا، مویشیوں کے فارمز میں زندہ جانوروں کو جلا دیا گیا، ہسپتالوں میں آگ لگا دی گئی، ایمبولینسز کو آگ لگا دی گئی، پولیس والوں کو مارا گیا، رینجرز کی پولیس کی گاڑیاں توڑی گئی، اور اب اور دکھ کی داستان سنو، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، وہ کور کمانڈر ہاؤس بعد میں تھا، پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر تھا۔ وہ جناح ہاؤس تھا جس کو قائد اعظم نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ شرم کرو عمران خان، شرم کرو، شرم کرو مرتا بندیال، شرم کرو۔ بھارت کے اندر جو قائد اعظم کا گھر ہے وہ آج محفوظ ہے، لیکن اس قوم کو، اس ملک کو جنم دینے والا قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے گھر کو ان بدمائیوں نے آگ لگا دی۔ قائد اعظم کا نہ صرف گھر جلا، قائد اعظم کی یادوں کو بھی انہوں نے آگ لگا دی۔ اور میری بات سنو، ہم جتنے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، ہم نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں پہ تنقید کی تھی۔ نواز شریف وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پی ڈی ایم کے گجرانوالہ کے جلسے میں جنرل فیض حمید کا نام لیا، اور
बंदयाल के लाडले इमरान खान ने, और उससे भी शर्म आनी चाहिए। शोहदा की यादगारों को, गाजियों को, यादगारों को इन्होंने आग लगा दी, इन्होंने नजर आतिश कर दिया। और मैं ये भी बता दूं, आप सब सुन लो, आपकी तरह इसकी गिरफ्तारी पे एहतजाज करने अवाम नहीं निकली। पूरे पाकिस्तान में कहीं 500 की तादाद में भी अवाम नहीं निकली। हाँ, निकली तो इसके ट्रेन बुलवाई निकले, निकली तो इसके ट्रेन दहशतगर्द निकले। ये भी मैं बताऊं कि जो 6 महीने से प्लास्टर टांग पे चढ़ा के पुलिस और अदालतों से छुपकर बनी गाला बैठा है ना, ये इन्हीं हमलों की ट्रेनिंग दे रहा था उन लोगों को, अपने कारकुनों को, जिनको बॉर्डर्स खोल के इसने पाकिस्तान के अंदर बुलाया, जेलों से छुड़वाया, उनको जमान पाक में तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के जरिए अपने जत्थों को ट्रेनिंग दी। और मैं ये भी बता दूं, ये सब अचानक नहीं हुआ, अवाम नहीं निकली। अवाम ये होती है, कहीं भी अवाम नहीं निकलती। जब अवाम निकलती है तो पूरा मुल्क जाम हो जाता है। अवाम तीली और माचिस लेकर नहीं निकलती। इन्होंने क्या किया? मास्टर माइंड उन हमलों का उमर अता बंदयाल का लाडला इमरान खान था। 6 महीने से जो जमान पाक में छुप कर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे। इसने बताया हुआ था, अपने लोगों को लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो, तुम लोगों ने, ये है तुम्हारे टारगेट, तुमने यहाँ जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। और आप देखो, मैं लाहौर की बात करती हूँ। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शोहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं, रास्ते में कई सरकारी इमारतें आती हैं, रास्ते में कई रियासती इमारतें आती हैं, सियासी इमारतें आती हैं, हुकूमती इमारतें आती हैं। वहां नहीं गए, सीधे अपनी दफाई तनसीबात पर गए। जो टारगेट मिला हुआ था, जो हुक्म मिला हुआ था, वहां गए और हमले किए। मुझे बताओ, ये अचानक हो जाता है? इसके लिए जितनी बल्क रफ्तारी से हमले हुए, उसके पीछे 6 महीने की प्लानिंग है। क्योंकि सियासी हर चाल नाकाम हुई, पिट गई, तो फिर इन्होंने ये दहशतगर्दों वाला तरीका पकड़ा। और उस दिन उमर अता बंदयाल के सामने जब वो पेश हुए, तो क्या उमर अता बंदयाल साहब ने उनसे ये पूछा? ये तो कह दिया आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, 60 अरब के डाकू। ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान पूरे में शोहदा की यादगारें, गाजियों की यादगारें, कायदे आजम का घर जला के आए हो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मजे की बात सुनो, कहता है मैं तो कैद था, मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं पीछे से हमले किसने किए। मैं सदके जाऊं, तुम्हारे पाकिस्तान की कौम क्लास 2 में पढ़ती है, उसको पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, इतने तुम मासूम थे, तुम्हें पता ही नहीं था। और साथ धमकी भी दे गया कि मुझे फिर गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान में फिर वही होगा, वही दहशतगर्दी होगी जो पहले हुई। कहते हैं मैं जेल में था, पाकिस्तानी कौम तुमसे पूछती है, तुम्हारी तो तारीख दहशतगर्दी और तखरीबकारी से भरी पड़ी है, तुम्हारी तो पूरी हिस्ट्री दहशतगर्दी और तखरीबकारी की है। जिस वक्त 2014 के तुमने धरने किए, पीटीवी की इमारत के ऊपर तुमने हमला किया, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? उस वक्त तो पूरी कौम ने सुना कि तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन थी, गुफ्तगू थी आरिफ अलवी के साथ, तुम लोग तो खुशी से शादियाने बचा रहे थे, नाच रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। इसी शारे दस्तूर के ऊपर 2014 में इसी इमारत के सामने तुमने गंदे कपड़े धोकर टांगे थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहीं पर कंटेनर से तुम रोज लोगों को बिल
लाइटर से आग दे के बिल जलाते थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? लोगों को हुंडी के जरिए पैसे मंगवाने के लिए कहते थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहाँ पर शारे दस्तूर में अपने कजन के साथ तुमने जो कब्रें खोदी थी और कफन पहन के जो निकले थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? 2014 में जो धरने हुए, उसमें मुझे आज भी याद है, दिल खून के आंसू होता है। इस्लामाबाद पुलिस का जवान एसएसपी जुनेजो डंडे मार मार के तुम्हारे बलवाइयों ने उसकी हड्डियां तोड़ दी। वो महीनों अस्पताल में रहा, जब उसको मार पड़ रही थी, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? अभी जब जमान पाक में ऑर्डर लेकर पुलिस गई तुम्हें तो गिरफ्तार करने के लिए, तुम्हारे घर के अंदर से, जहाँ तुम बार बार कहते कि एक मेरी खातून खाना अकेली थी, उस अकेली औरत के घर से पेट्रोल बमों से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला हुआ, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? पुलिस वालों के सर तोड़े गए, उनकी आंखें फोड़ी गई जमान पाक के अंदर से, तुम्हारे ट्रेन दहशतगर्दों की तरफ से, तुम्हारे ट्रेन बलवाइयों की तरफ से। मुझे बताओ, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? कौन सवाल पूछती है? लोगों को बेवकूफ ना समझो, हम क्लास 2 में नहीं पढ़ते। और फिर कहते हैं, मैं सुन रही थी, ISPR को कहता है कि ISPR को सियासी जमात बना लेनी चाहिए और सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं सोच रही थी ISPR वाले सोचते होंगे कि जो 2011 में सियासी जमात बनाई थी, पहले उसको तो भुगत ले, फिर दूसरी सियासी जमात बनाने का सोचेंगे। उसी का गंद हम साफ कर ले तो बड़ी बात है। और रेंजर्स पे मुकदमा बनाने का कह रहे, तुम्हें तो रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो टांग तुम्हारी 6 महीने से ठीक नहीं होगी, वो रेंजर्स ने 2 घंटे में ठीक कर दी। और फिर देखो, किसी ने पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कभी किसी ने इतनी तौहीन अदालत नहीं की होगी जितनी बड़ी तौहीन अदालत इस अदालत के अंदर से उमर अता बंदियाल साहब ने की। काश ये पार्लियामेंट कोई अदारे के अंदर से, अदालत के अंदर से तौहीन का कानून कभी बनाए, तो मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ, अगर इदारे के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदियाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। आप और इंसाफ का खून देखो कैसे किया। एक ही दिन में उमर अता बंदियाल साहब इतने मुतहर्रिक हो गए, एक ही दिन में पिटीशन भी दायर हो गई, एक ही दिन में पिटीशन फिक्स भी हो गई, एक ही दिन में पिटीशन लग भी गई, एक ही दिन में नोटिस भी हो गए, एक ही दिन में आर्ग्यूमेंट्स भी मुकम्मल हो गए, एक ही दिन में बरसात की तरह जमानतों की बारिश भी हो गई, और उसी दिन में रिहाई भी मिल गई। और सिर्फ रिहाई नहीं मिली, मर्सिडीज बेंज में बिठा के उसको इस अदालत से रुखसत किया गया। 60 अरब के मुजरिम को, जिसने कौम का 60 अरब रुपया लूटा, में 450 कनाल जमीन हथियाई रिश्वत के तौर पे, और कहते हैं वो तो मेरी काबीना का फैसला है। किस किस को याद है कि इसकी काबीना ने खुद कहा कि हमें सिर्फ बंद लिफाफा दिखलाया था, हमें नहीं पता उस लिफाफे के अंदर क्या था। 60 अरब का अल-कादिर ट्रस्ट का केस ये है कि यूके की अदालत में इल गॉटन मनी, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया, वापस भेजा पाकिस्तान ने, और इमरान खान ने वो अपने दोस्त की जेब में डाल दिया। और उसके बदले इसकी बीवी ने, और इसने 450 कनाल जमीन ली, उसके ट्रस्टी भी खुद ही बन गए, मियां बीवी उसके ट्रस्टी बन गए। और जब उमर अता बंदियाल साहब ने पूछा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, तो क्या ये पूछा कि 60 अरब के डाकू मेरी अदालत में तशरीफ लाए, 60 अरब का डाका डाल के तुम्हें कितनी खुशी हुई है? ये कौम पीडीएम आपसे पूछती है कि इतनी खुशी आपको किस चीज की हुई थी? और देखो सिर्फ जमानत नहीं दी,
रिहाई नहीं दी, ये कहा कि मर्सिडीज बेंज के अंदर इस मुजरिम को यहां से लेकर जाया जाए। और उसके बाद कहा कि 3 कमरों का जो रेस्ट हाउस है वहां लेकर जाया जाए। 10 अफराद जो खानदान के, उनके साथ बैठने की इजाजत दी जाए। भाई 10 अफराद के, पूरे खानदान के जो 10 अफराद है उसके साथ तो उसकी बनती नहीं है। उसको कह रहे 10 अफराद के साथ बैठने की इजाजत दी जाए। और